नमस्कार, 20 मिनट 20 खबरों में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। बाड़मेर जिला मुख्यालय के आदर्श स्टेडियम में बना जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। बिल्डिंग के चारों ओर बनी चारदीवारी बेहद कमजोर हो गई है। इंडोर स्टेडियम की बिल्डिंग की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आने के साथ ही बिल्डिंग की छत में लगे टीन शेड भी जर्जर हो चुके हैं। इंडोर स्टेडियम के फर्श के हाल भी काफी बेहाल हैं। प्रशिक्षण केंद्र के इंडोर स्टेडियम में आने वाले खिलाड़ियों का कहना है कि उन्होंने कई बार खेल विभाग और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को बदहाली बताई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अभी अवस्था सही नहीं है इस स्टेडियम की। यहाँ पे इसकी छत और दीवारें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। मैं यहाँ से कम 4-5 साल से खेल रहा हूँ और यहाँ की जो दीवारें और जो छत है वो एकदम क्षतिग्रस्त है। ये कंडीशन है कि हादसे की आशंका हमेशा बनी रहती है। ये हाल तब है जब इस केंद्र ने बाड़मेर और राज्य को कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी दिए हैं जो स्टेट और नेशनल खेलों में अपना डंका बजा चुके हैं। बिल्डिंग की छत जर्जर होने के कारण खिलाड़ियों को हर दम हादसे का भय बना रहता है। आमतौर पर जल जमाव की समस्या बरसात में होती है, लेकिन टोंक के एक इलाके में ये समस्या सालों से बनी हुई है। जी हाँ, शहर के आदर्श नगर में गंदगी और गंदे पानी के भराव से लोग सालों से परेशान हैं। लोग नगर परिषद आयुक्त, सभापति से लेकर सफाई कर्मचारियों तक से गुहार लगा चुके हैं, चिरौरी करके थक चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान ना होना था, ना हुआ। वजह क्या है जानने की कोशिश करते हैं। स्थानीय लोग हमारे साथ है, बात करने की कोशिश करते हैं। जी साहब, इतनी गंदगी, आप कह रहे हैं कई सालों से गंदगी है। कम से कम 8-10 साल हो गए इस गंदगी को। क्या कारण है? कारण यहाँ कोई सुनाई नहीं करता। पार्षद के पास जाते हैं, कोई आता नहीं है। वोट लेने आ जाते हैं, वोटों के टाइम पे आते हैं, उसके बाद यहाँ के कोई देखता भी नहीं है। नहीं तो इसके लिए बॉडी बना रखी है, नगर परिषद है, स्वच्छता अभियान की हम बात करते हैं। कोई इधर नहीं आता, सफाई करने नहीं आता। पिछले 10 साल हो गए हम गंदगी में बैठे हुए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, कल किसी को डेंगू हो जाए, मलेरिया हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? पुराने सरकारी कर्मचारियों की तरह ही नए सरकारी कर्मचारियों को पेंशन स्कीम देने की मांग को लेकर आंदोलन तेज होता जा रहा है। कर्मचारियों ने जालोर जिले के सांचौर, भीनमाल, जालोर समेत सभी उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना से कर्मचारियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को बताया, जिसके अंतर्गत 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए केंद्र और राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों की नई पेंशन योजना लागू है, जो पूरी तरह शेयर बाजार के हवाले है, जिसकी कोई निश्चित गारंटी नहीं है। हमारी कई वर्षों से मांग चल रही है। एनपीओ अधिसूचना 2003 में लागू हुई थी और 1 अप्रैल 2004 से इसमें सारे कर्मचारी कवर्ड है और इसमें ये शेयर मार्केट में हमारा 10% कर्मचारी का हिस्सा और 10% सरकारी अंशदान आता है और वो सीधा शेयर मार्केट में जा रहा है, जो कर्मचारी की बिना सहमति जा रहा है। प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत लग रहे शिविरों में पट्टा जारी करने में धौलपुर जिले ने बाजी मार ली है। धौलपुर ने राज्य भर में प्रथम स्थान पर अपनी स्थिति को बरकरार रखा है। शिविरों में पात्र व्यक्तियों को पट्टा वितरण किया जा रहा है। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के मुताबिक जिले में 8 नवंबर से प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान चलाया गया। स्थानीय प्रशासन के 22 विभागों के अधिकारी हर ग्राम पंचायत के ग्रामीण और शहरी इलाकों में पहुंचकर आवेदकों को मौके पर ही समाधान मुहैया करा रहे हैं, जिससे आम जन को राहत मिली। गाँव के संग अभियान के तहत धौलपुर जिले ने पट्टा वितरण अभियान में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कुल 188 कैंपों में 42,000 से अधिक पट्टे जारी हुए हैं। बाड़ी पंचायत समिति में सबसे ज़्यादा 10,000 प्लस पट्टे जारी हुए हैं। पट्टा वितरण के लिए हम लोगों ने शुरू से एक स्ट्रेटजी बनाई और ये प्रयास किया कि आम जनता को सुविधा उनके डोर स्टेप से उपलब्ध कराई जाए।
और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। जबरदस्ती शादी के लिए पीछे पड़े युवक ने युवती की चाकू से हत्या कर दी। मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई का है। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र के ककरा निवासी नंदराम की बेटी अनीता ने इंटर की पढ़ाई की थी। उसके मकान से कुछ दूरी पर रहने वाले आशीष का घर आना जाना था। वह अनीता से बात भी करता था, लेकिन बातचीत का उसने गलत अर्थ निकाल लिया और उससे प्यार करने लगा। तो अनीता के घर वालों ने उसके आने जाने पर पाबंदी लगा दी। घर वालों के मुताबिक जब अनीता पढ़ने जाती थी तो वो रास्ते में भी उसे परेशान करता था। इंटर पास करने के बाद अनीता घर पर ही रहने लगी और कहीं आती जाती भी नहीं थी। लेकिन आशीष के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक शाम वो खेतों की तरफ गए, तभी पीछे से आए आशीष ने उसे घेर लिया। वह भागकर कुछ दूरी पर एक झोपड़ी में घुस गई। उस समय एक महिला झोपड़ी में थी। आशीष के हाथ में चाकू देखकर वह भाग गई और घर वालों को जाकर बताया। गांव वाले जब दौड़कर आए तो देखा कि अनीता तड़प रही थी। उसके शरीर पर चाकुओं के निशान थे। उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्यारे की तलाश में पुलिस अब जगह जगह दबिश दे रही है। डॉक्टर साहब ने कहा कि एप्लीकेशन अभी मत दो, 24 घंटा के बाद में कोई प्रक्रिया हम कर सकते हैं। गुमशुदगी का आप एप्लीकेशन लेने गए थे? जी। ये कैसे मरे, कैसे घटना घटी, ये मृत्यु कैसे हुई ये नहीं पता? जी ये नहीं पता है। मार के नहीं बहा दिया है। ये कौन मारा? वो हुसैनी ने मारा है और उनके लड़के उनके दामाद ने मिलकर हमारे। उत्तर प्रदेश की बहराइच पुलिस पर गंभीर लापरवाही के आरोप हैं। मृतक के परिजनों की माने तो इस लापरवाही के कारण ही 22 साल का उनका लाडला मारा गया। मृतक के भाई का कहना है कि जब मेरा भाई लापता हुआ तो हम प्रधान को साथ लेकर पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन कोतवाल साहब ने 24 घंटे के बाद आने का फरमान सुनाकर हमें चलता कर दिया। परिजनों के मुताबिक पुलिस अगर समय रहते मुस्तैदी दिखाती तो ननका की जान बच सकती थी। जानकारी के मुताबिक बेलवा गांव का रहने वाला 21 साल का ननका एक दिन पहले रात में घर से अचानक लापता हो गया था। दूसरे दिन उसकी लाश गांव के बाहर खेत में मिली। बताया जा रहा है कि ननका को गला दबाकर मारा गया। मृतक के गले पर चोट के निशान भी मिले हैं। मृतक के भाई ने बताया कि मृतक ननका गाड़ी चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था, जिससे गांव के कुछ लोग ईर्ष्या रखते थे। मृतक के परिजनों ने गांव के ही 4 लोगों पर ननका की हत्या के आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चलती मालगाड़ी से यूरिया और नमक की बोरी चोरी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर में इस तरह की चोरी की ये पहली वारदात है। चोरों ने उज्जैन रेलवे स्टेशन से आधा किलोमीटर दूर रात के अंधेरे में दक्षिण भारत जाने वाली मालगाड़ी को निशाना बनाया। इस दौरान बदमाशों ने मालगाड़ी पर धावा बोल दिया। सुबह आम लोगों ने आरपीएफ को सूचना दी, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे तो पटरी पर इफ्को खाद की 53 बोरियां पड़ी मिली। इसके साथ नमक की बोरियां भी पड़ी मिली। घटना के बाद का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मालगाड़ी से इफ्को खाद और टाटा नमक की सैकड़ों बोरियां गिराई जा रही हैं। आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने बड़ी मात्रा में खाद की बोरियां चुराई होंगी, जिसमें कुछ अपने साथ ले गए और कुछ नहीं ले जा पाए। इंदौर से आए आरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट श्री कुमार ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि घटना हुई है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके बाद ही वे कुछ कह पाएंगे। मध्य प्रदेश में ठंड का कहर जारी है। पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है, जिससे लोग खासे परेशान हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उन बेसहारा लोगों को उठानी पड़ रही है जिनका आशियाना बस स्टैंड होता है, या फिर उन मुसाफिरों को जिन्हें बस स्टैंड पर रात गुजारनी पड़ती है। खरगोन में जब न्यूज 18 की टीम सच जानने निकली तो हकीकत देखकर हैरान रह गए। जिम्मेदारों के दावों की पोल खुल गई। बस स्टैंड पर खुले में लोग जमीन पर सो रहे थे, जिनमें मासूम बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल थे। ये हाल तब जब बस स्टैंड के ऊपर ही नगर पालिका का रेन बसेरा है। लग रही तो फिर यहाँ तो कैसे सो रहा, खुले में सो रहे आप लोग? अब क्या करें, यहाँ सोएंगे। तो ये रेन बसेरा में नहीं जाते क्या? नहीं जाते होते, हम इधर नहीं जाते, यहाँ सोते हम। ऐसे गाड़ी निकल गई थी, यहीं पे सो रुक रहा। कहाँ से आ रहे थे आप? यहीं पे अलीराजपुर।
कहाँ जा रहे थे? अलीराजपुर से आ रही थी, शादी में गया था। मजदूरों को बोल बोल के थक जाते हैं, मजदूर नहीं आते हैं, कोई भी हो। हम तो नीचे सबको लेने जाते हैं, फिर वो मना कर जाते हैं कि नहीं हमारे को तो नहीं आना है। बंद पड़ी खदान में लगी आग धीरे धीरे धधक रही है। आग के साए में जीवन यापन करने वाले झारखंड के रामगढ़ के लोग सहमे हुए हैं। आग और विषैली गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच रहने वाले लोग तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित होने के बावजूद वहां पर रहने को मजबूर है। खासकर 3 नंबर कॉलोनी, लोहा गेट और कुजू कॉलोनी तक गैस का प्रभाव रहता है। बरसात के दिनों में बारिश होने पर गैस विकराल रूप धारण कर लेती है। प्रबंधन आग बुझाने को लेकर गंभीर नहीं है। सीसीएल के इस ओसीपी से 4 वर्ष पूर्व कोयले का उत्पादन होता था। अभी भी लाखों टन कोयला खदान में है, जो प्रबंधन की लापरवाही से जल रहा है। प्रबंधन कोयला यहाँ से निकाल लेती है, उसके बाद खदानों को इसी तरह जलते छोड़ देती है। यहाँ के लोगों ने बताया कि लगातार यहाँ पर जानवर भी गिर के मर जाते हैं और आदमी भी गैस के प्रभाव से हमेशा परेशान रहते हैं। इस क्षेत्र के लोग कई तरह के बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, लेकिन सीसीएल प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं। इस मासूम को इसके अपनों ने गुमनाम मौत देने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इसकी किस्मत ने इसे बचा लिया। जी हाँ, अपनों ने फेंका, गैरों ने अपनाया। यह कहानी बिहार के सीवान में बिल्कुल सटीक बैठ रही है, जहाँ एक नवजात बच्चे को इसके अपनों ने बोरे में भरकर लावारिस मौत मरने के लिए झाड़ियों में फेंक दिया था। एक राहगीर को नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में यह बात इलाके में आग की तरह फैल गई। नवजात को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी, जहां सूचना पाकर थाने की पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पहुंची और नवजात को एक निजी अस्पताल ले गई। इसी दौरान एक महिला ने प्रशासन के सामने शिशु को गोद ले लिया। अंडमान निकोबार में नेवी, एयरफोर्स और आर्मी ने साझा अभ्यास कर शक्ति प्रदर्शन किया। जरूरत पड़ने पर जमीन ही नहीं, आसमान और समंदर के रास्ते भी तेजी से हमला किया जा सके, इसके लिए अंडमान निकोबार में सेना मल्टी डोमेन ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कर रही है, जिसका वीडियो भी सामने आया। सेना की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में कई जवान विमान से छलांग लगाते दिखाई दिए। ये जवान आसमान में कई हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे विमान में सवार थे। जैसे इशारा मिला वो नीचे कूदने लगे। एक के बाद एक सभी जवानों ने छलांग लगा दी। जल्दी उनके पैराशूट खुल गए और सभी जवान पहले से तय की गई जगह पर उतर गए। आपको बता दें कि भारत में तीनों सेनाओं की इकलौती साझा कमान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ही है, जिसकी शुरुआत 20 साल पहले हुई थी, जहां तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बेहतर बनाने के लिए समय समय पर ऐसे युद्ध अभ्यास होते रहते हैं। इसके तहत पिछले महीने ऑपरेशन बुल स्ट्राइक के नाम से हमले का अभ्यास किया गया था। इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में कड़ाके की ठंड ने लोगों के हाड़ तक कपा दिए हैं। अब सोचिए, जब इस सर्दी में इंसानों की हालत इतनी खराब है, तो बेजुबान जानवरों पर आखिर क्या बीत रही होगी। इस बार की सर्दी जानवरों के लिए मुसीबत बन गई है। सर्दियों के मौसम में बाघों और शेरों के शरीर के तापमान को गर्म रखने के लिए चिड़ियाघर में उनके बाड़ों के पास हीटर लगाए जाते हैं, ताकि सर्द हवाओं से उन्हें बचाया जा सके। हिरण और दूसरे जानवरों के लिए रजाई और मोटे कपड़ों का बंदोबस्त किया जाता है, लेकिन जंगल में रहने वाले जानवर मौसम की मार से निपटने के लिए अपनी जन्मजात आदत का सहारा लेते हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बहराइच की हैं, जहां इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस ठंड से आदमी तो आदमी, जानवर तक भी खासे परेशान हैं। आदमी तो अलाव का सहारा लेकर अपने आप को ठंड से बचा रहे हैं, वहीं वन क्षेत्र कतरनिया घाट में टाइगर सड़कों पर आकर धूप का मजा ले रहे हैं। ऐसा ही नजारा कर्तनिया से आए पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया। एक टाइगर ठंड से परेशान होकर सड़क पर घूम रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से टाइगर कर्तनिया के जंगलों में बनी सड़कों पर बेफिक्र होकर धूप का मजा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां ऐसी रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ी कि एक झरना ही जम गया और इस नजारे को देखने वहां कई लोग पहुंचे। ठंड का प्रकोप ऐसा कि पानी से भरा रहने वाला झरना बर्फ से लद गया और पूरे इलाके में सफेद चादर बिछ गई। हालांकि इसमें कुछ जगहों से पानी की धार भी निकलती दिखी, जिसके सामने तस्वीरें खिंचाने के लिए कई सैलानी पहुंचे।
उस झरने में चोटी से लेकर घाटी तक सब कुछ बर्फीला हो गया। हर जगह सफेदी बिखरी नजर आई। इसके साथ ही वहाँ रिहायशी इलाकों में भी बर्फ ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। बर्फबारी की वजह से लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए। बात यह है कि रात में जब तापमान 0 से नीचे होता है तब जम्मू कश्मीर से ज्यादा नालों, झीलों और झरनों का पानी सख्त बर्फ में बदल जाता है। जबकि बीते 4 दिनों से गुलमर्ग में दिन का तापमान भी 0 से नीचे ही चल रहा है, जिसकी वजह से गुलमर्ग से लगभग 13 किलोमीटर दूर तंगमर्ग नाम की जगह पर झरने का पानी जम चुका है, जो अब तभी पिघलेगा जब या तो बारिश हो या फिर दिन का तापमान बढ़े। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों शीतलहर का कहर जारी है। दिसंबर में हुई बर्फबारी से जिले का तापमान 0 के नीचे चला गया है। ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि जिले में पीने के पानी के जल स्रोत तक जम चुके हैं। 12,000 फीट ऊंचे पर्यटन क्षेत्र नाको गांव की सबसे प्रसिद्ध नाको झील भी इन दिनों पूरी तरह से जम चुकी है, जिस पर पर्यटक स्केटिंग का आनंद ले रहे हैं और स्थानीय ग्रामीण यहां पर फुटबॉल खेल रहे हैं। वैसे नाको झील हर साल दिसंबर के आसपास जम जाती है, जिससे इसके नजदीक बसे नाको गांव में रात के समय ठंड काफी बढ़ जाती है। इस दौरान अगर कोई व्यक्ति झील के आसपास जाने की कोशिश करता है तो उसके बीमार होने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। आपको बताते चलें कि किन्नौर की इस झील को सबसे पवित्र झील माना जाता है। नाको के ग्रामीण हर वर्ष इस झील की पूजा करते हैं और इसके पवित्र जल का प्रयोग पूजा पाठ में करते हैं। इस झील की गहराई का अब तक किसी को पता नहीं चला। हर वर्ष झील जमने के बाद पर्यटक और स्थानीय लोग यहाँ पर खेल का आनंद लेते दिखते हैं। नए साल के जश्न के लिए कश्मीर की घाटियां सैलानियों से गुलजार हैं। खासकर श्रीनगर और गुलमर्ग में तो सैलानियों का जमावड़ा लग गया और ज्यादातर होटल फुल हो गए हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से राज्य का पर्यटन क्षेत्र घाटे में था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग बर्फ से पटी घाटियों की वादियों का मजा लेने पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग में तो बर्फ की सफेद चादर के बीच पर्यटक ही पर्यटक नजर आए। इन लोगों ने नए साल के मौके पर इन खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया और जमकर मस्ती की। गुलमर्ग में इस बार देश के दूसरे राज्यों से हजारों लोग घूमने पहुंच रहे हैं। वहां के होटल देखकर भी ये बात साफ हो गई है, क्योंकि दिन भर उनमें एंट्री करने वालों की लाइन लगी रही। जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग ने जानकारी दी कि इस बार वहां नवंबर और दिसंबर के महीने में 1 लाख से ज्यादा सैलानी आए। कल तक भीख मांगकर और कचरा बिनकर जिल्लत भरी जिंदगी गुजारने वाली महिलाएं अब अपना व्यवसाय करेंगी। अंडा, चाय, साग सब्जी बेचकर पापड़, मोमबत्ती, अगरबत्ती बनाकर आत्मनिर्भर बनेंगी। जी हां, बिहार के पूर्णिया के शांति कुटीर में रह रही ये महिलाएं कभी भीख मांगकर, कचरा चुनकर अपना गुजारा करती थी, लेकिन मुख्यमंत्री भिक्षा निवारण योजना से अब उनकी किस्मत सुधरने जा रही है। योजना के तहत समाज कल्याण विभाग ने ऐसे लोगों का सर्वे कर उन्हें शांति कुटीर भिक्षुक गृह में पहले प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के बाद इनमें से 5 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए का चेक दिया गया, ताकि वह खुद का व्यवसाय कर सकें। कितने महिला मिलकर समूह बनाया? 41 महिला मिलकर। हाँ। अच्छा, यही शांति कुटीर में ही ट्रेनिंग मिला है? हाँ। ट्रेनिंग मिला है यहाँ? हाँ, ये तो सब लोग देते हैं। कितना दिन पहले आए थे आप? हम लोग साल भर बिजनेस करेंगे। सरकार से मदद मिल रही है? मांगते रहे हैं। अच्छा, तो बिजनेस करके क्या करेंगे? बच्चों सबको पढ़ाएंगे? बाल बच्चा पढ़ाएंगे। 20 मिनट 20 खबरों में अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। ईरान ने 5 दिन तक चलने वाली अपनी एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल की तस्वीरें जारी की। वैसे तो अभ्यास ईरान की सेना हर साल ही करती है, लेकिन इस बार ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका ईरान के साथ 2015 में हुई न्यूक्लियर डील को दोबारा बहाल करने की कोशिश में लगा है, जिसे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द कर दिया था। ऐसे में ईरान की सेना की एक्सरसाइज को अमेरिका और दूसरे बड़े देशों पर दबाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। मिलिट्री ड्रिल में ईरान ने जी भरकर अपने ड्रोन से लेकर मिसाइलों का दमखम दिखाया। सामने आई तस्वीरों में उसके ड्रोनों की टोली हवा में उड़ान भरती नजर आई और उनके आसमान में पहुंचते ही नीचे टारगेट्स का काम तमाम हो गया। बिजली की तेजी से उड़ती ईरान की मिसाइलों ने भी निशानों पर ऐसा धावा बोला कि उनका नामो निशान मिट गया। ड्रिल के जरिए ईरान की सेना ने हर मोर्चे पर अपनी ताकत की नुमाइश की। आसमान में अपना जलवा दिखाने के बाद उसकी नौसेना की नावें समंदर पर ऐसी तेजी से दौड़ती दिखी मानो वाकई जंग छिड़ ही गई हो। ईरान के नौसैनिक पानी की गहराई में क्या घुसे, समुद्र के ऊपर उथल पुथल होने लगी।
ईरान की सेना का अभ्यास तीनों प्रांतों में चल रहा है, जिनमें एक ड्रिल तो ईरान ने अपने इकलौते परमाणु पावर प्लांट के पास भी की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।